प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने प्लेटो के विज्ञानवाद के बारे में आपको बताया था। इसी संदर्भ में हम लोगों ने प्लेटो और सुकरात के बीच के संबंध की व्याख्या की थी कि किस तरीके से जो सुकरात के दर्शन में संप्रत्ययात्मक ज्ञान है उसे तात्विक स्वरूप प्रदान करते हुए प्लेटो ने विज्ञानों को ही वास्तविक तत्व के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने दर्शन के प्रारंभ में विज्ञानों और पदार्थों के द्वैत की स्थापना की। उनका यह कहना था कि विज्ञान सामान्य होते हैं, आइडियाज और यूनिवर्सल। विज्ञान नित्य हैं, शाश्वत हैं, अपरिणामी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अविनाशी हैं, ये वास्तविक तत्व हैं, यही वास्तविक द्रव्य हैं। जहां तक पदार्थों का प्रश्न है तो पदार्थ विज्ञानों की छाया मात्र हैं, विज्ञानों की कॉपीज हैं। इस तरीके से अनेक दृष्टिकोणों से विचार करते हुए प्लेटो ने विज्ञानों के स्वरूप का उद्घाटन किया है। उन्होंने ज्ञानमीमांसीय दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, सत्तामीमांसीय दृष्टि से और रहस्यमीमांसीय दृष्टि से विज्ञानों के स्वरूप का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संपूर्ण विश्व एक तार्किक व्यवस्था में है। ऐसा नहीं है कि ये जो है इलॉजिकल है या डिसऑर्डरली है या अनसिस्टमेटिक है। विश्व में एक व्यवस्था है। उन्होंने दो प्रकार के जगत की सत्ता को स्वीकार किया। एक को उन्होंने परमार्थ कहा, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, विज्ञानों का जगत है, और दूसरे को भौतिक पदार्थों का जगत, वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनको कि विज्ञानों की कॉपीज या इमेजेस कहा गया। और प्लेटो ये मानते थे कि ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ये विज्ञानों में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी सत्ता विज्ञानों से ही आती है और ये केवल इनकी आभासिक सत्ता है, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो व्यवहार जगत को प्लेटो ने तात्विक सत्ता नहीं प्रदान की। इसके बाद प्लेटो ने विज्ञानों के बीच एक तारतम्य और विज्ञानों के बीच एक श्रृंखला का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। जितने प्रकार की सत्ताएं हैं पूरे विश्व में उतने प्रकार के विज्ञान हैं। जैसे अगर मेज है तो मेज का विज्ञान है आइडिया ऑफ टेबल, मेज का विज्ञान, आइडिया ऑफ चेयर, आइडिया ऑफ फैन। इस तरह से जितने भौतिक पदार्थ हैं सबकी आइडियाज हैं। या जो पशु जगत है उनके भी मूल बिंब आइडियाज हैं, आइडियाज ऑफ एनिमल्स, आइडिया ऑफ काउ, आइडिया ऑफ लैंड। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वे भी विज्ञान स्वरूप हैं। जो उनका आत्म तत्व है वो विज्ञान स्वरूप है और जो उनकी शरीर है वह भौतिक है। तो दोनों में सत और असत का संबंध है। जो विज्ञान है वो सत है, जो पदार्थ है वो असत है। इसको एक पिरामिड के आकार में प्लेटो ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सबसे निचले लेवल पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो आइडियाज ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ये लोएस्ट लेवल पे है। इसके ऊपर एनिमेट वर्ल्ड आता है, आइडिया ऑफ एनिमल्स जिनमें कॉन्शसनेस होती है। इसके ऊपर आइडिया ऑफ मैन जो कि सेल्फ कॉन्शस है। इसके ऊपर आइडिया ऑफ गॉड और
सबसे ऊपर आइडिया ऑफ गुड। तो इस हायरार्की में जो आइडिया ऑफ गुड है, इसे ही प्लेटो ने विज्ञान स्वरूप शिव तत्व कहा है। यह आइडिया ऑफ गुड परम तत्व है। यह विज्ञानों का विज्ञान है। आइडिया ऑफ आइडियाज। यह भौतिक जगत और प्रत्यय जगत का अधिष्ठान है। मतलब आइडिया ऑफ गुड इज द ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। यहां तक प्लेटो ने कहा है कि जो आइडिया ऑफ गॉड है, जिसको कि उन्होंने डेमी अर्ज कहा, यह भी पूर्ण नहीं है। यह सृष्टि का निमित्त कारण है, यह क्रिएटर है। और इसका भी अधिष्ठान आइडिया ऑफ गुड है। तो परम तत्व जो है वो शुभ का प्रत्यय है, जिसको कि शिव तत्व प्लेटो ने कहा है। और ये शिव तत्व अनिर्वचनीय है। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। अनिर्वचनीय, अनभिलाप्य, क्योंकि मन और बुद्धि, इंद्रियां यहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। इस शिव तत्व को इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत दोनों का अधिष्ठान माना गया। ये सब का कारण है, अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल व्हाट एवर इज देयर। इसे प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जैसे कि उपनिषदों में ब्रह्म को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है, या ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है, जो सत्य भी है। तो आइडिया ऑफ गुड इज रियल, विज्ञान स्वरूप है। इट इज कॉन्शस, नेचर ऑफ कॉन्शसनेस। और आनंद स्वरूप है, ब्लिस। इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ब्लिस, सत्यम, ट्रुथ। तो शिव तत्व ही सत्य का आधार है। शिव तत्व ही शिव सुंदरता का आधार है। इसीलिए प्लेटो ने आइडिया ऑफ गुड को सुप्रीम गुड कहा। सर्वोच्च सत्ता है और सुप्रीम रियलिटी, सर्वोच्च तत्व, परम तत्व है। ये सुप्रीम ब्लिस भी है, परम आनंद। एक बार फिर से इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि प्लेटो के दर्शन में शिव तत्व को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। यह हर एक विज्ञान का भी ग्राउंड है, फाउंडेशन है या कारण है। आइडिया ऑफ गॉड या डेमियर्ज या ईश्वर सृष्टि का कारण है, यह सगुण है। और जहां तक शिव तत्व या विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का प्रश्न है, यह निर्गुण है, इनडिटर्मिनेट,
निराकार, निर्विशेष और जैसा भी कहा अनिर्वचनीय है, इनडिस्क्राइबेबल है। तो इस तरीके से प्लेटो का शिव तत्व ही उनके दर्शन का मूल तत्व है और मूल सिद्धांत है, जहां से सब कुछ वहीं से निकलता है, लेकिन वहां ज्ञान से परे है, उसके बारे में हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो अनिर्वचनीय है। इसके बाद प्लेटो ने जीवात्मा के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, Plato's concept of soul, आत्मा की अवधारणा। इसके बारे में थोड़ा सा संकेत मैंने पहले दिन किया था कि प्लेटो ने बॉडी और सोल के बीच एक डुअलिज्म की स्थापना की है। जैसे पदार्थों और विज्ञानों में द्वैत है, वैसे ही शरीर और आत्मा के बीच द्वैत है। शरीर भौतिक है, आत्मा विज्ञान है, विज्ञान रूप है, वो चेतन है। शरीर भौतिक होने के कारण कंपोजिट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कई भागों से मिलकर के बनी हुई है, और आत्मा निरवयव है, सिंपल, सरल है, निरवयव है। तो सोल इज सिंपल, पार्टलेस, इनऑर्गेनिक, निरवयव, इनडिविजिबल, अविभाज्य। सरल द्रव्य होने के कारण इसका विभाजन नहीं हो सकता है, अविभाज्य है, और अविभाज्य होने के कारण यह इम्पेरिशेबल है या इमॉर्टल। तो इस तरीके से आत्मा का जो स्वरूप है वह एक सरल द्रव्य है, वह चेतन द्रव्य है, वह निरवयव है, वह अविभाज्य है, वह अविनाशी है या वो अमर है, अपरिणामी है, बियॉन्ड चेंज, बियॉन्ड मॉडिफिकेशन। अपरिणामी, अविनाशी, सरल द्रव्य, विज्ञान रूप, आत्मचेतन। ये प्लेटो का विज्ञानों के बारे में, आत्मा के बारे में विचार है। इसी संदर्भ में प्लेटो ने आत्मा की अमरता को भी प्रमाणित किया है, और उनकी पुस्तक में आत्मा की अमरता के लिए 3 प्रकार के तर्क प्राप्त होते हैं। आर्गुमेंट्स फॉर immortality of soul,
आत्मा की अमरता के लिए प्रमाण। जो इनका पहला तर्क है वो इपिस्टीमोलॉजिकल है, अर्थात ज्ञान मीमांसीय तर्क। जिसके दो भाग हैं, नंबर 1, नंबर 2। दूसरा तर्क है मेटाफिजिकल आर्गुमेंट। तत्वमीमांसीय तर्क। और तीसरा है मॉरल आर्गुमेंट। आत्मा की अमरता का उल्लेख करने के पहले आत्मा के 3 लक्षणों को भी जान लेना जरूरी है। पहला है कॉग्निशन, दूसरा है कोनेशन और तीसरा है अफेक्शन। कॉग्निशन ज्ञान तत्व, ज्ञाता के रूप में, कोनेशन संकल्प के रूप में और अफेक्शन संवेदना के रूप में। तो आत्मा में ये 3 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, ज्ञान, संकल्प और संवेदना। ज्ञान जो है यह विजडम है, संकल्प जो है यह साहस है, करेज, ये है विजडम, ये है करेज। और अफेक्शन है एपिटाइट, जिसको कि हम लोग भूख कहते हैं। जो शारीरिक हमारी आवश्यकताएं हैं वो यहां पे आ जाती हैं। साहस है कोनेशन संकल्प, बोल्डनेस, और विजडम अर्थात वास्तविक ज्ञान है कॉग्निशन। प्लेटो ने स्पष्ट किया कि जिस जीवात्मा में ये तीनों के बीच समन्वय है, तीनों में समन्वय, वो न्याय कहलाता है। ज्ञान, संकल्प, संवेदना का समन्वय न्याय है, जस्टिस। तो प्लेटो ने जस्टिस को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये जीवात्मा के लक्षण हैं जिनके माध्यम से जीवात्मा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जहां तक आत्मा की अमरता के लिए तर्कों का प्रश्न है, तो पहला ज्ञान मीमांसी है, जिसमें प्लेटो ने यह कहा कि आत्मा विज्ञानों का ज्ञाता है। मतलब आत्मा जो है वो सब्जेक्ट है और विज्ञान ऑब्जेक्ट्स हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यह ज्ञाता है और यह ज्ञेय है। तो आइडियाज जो है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, मतलब आत्मा इन्हीं विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करता है। अब प्लेटो ने कहा कि ये देखा जाए कि विज्ञानों का स्वरूप क्या है। तो विज्ञान सामान्य है, यूनिवर्सल है। विज्ञान नित्य, विज्ञान अविनाशी है। आइडियाज जो है दीज आर यूनिवर्सल, पर्टिकुलर नहीं है। आइडियाज जो है वो इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है, बियॉन्ड मॉडिफिकेशन है, नित्य है, इटर्नल है। अब प्लेटो का कहना है कि ऐसे विज्ञानों को जानने वाला अनित्य कैसे हो सकता है, तो विनाशील कैसे हो सकता है, या परिवर्तनशील कैसे हो सकता है। तो नित्य विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करने वाली आत्मा भी नित्य है। तो इस तरीके से विज्ञानों के ज्ञान के आधार पर ही ज्ञाता के रूप में आत्मा की अमरता स्थापित होती है। फिर से इसको समझ लीजिए, ये विज्ञान ज्ञान के विषय हैं, और कौन इसका ज्ञान प्राप्त करता है? आत्मा ज्ञाता है, आत्मा सब्जेक्ट है। तो जो नित्य विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करती है वह अनित्य कैसे हो सकती है, वह परिणामी कैसे हो सकती है, वह विनाशशील कैसे हो सकती है। तो इस तरीके से पहली युक्ति के अंतर्गत प्लेटो ने आत्मा की अमरता को नित्य विज्ञानों के ज्ञाता के रूप में प्रमाणित किया है। ज्ञान मीमांसी तर्क का दूसरा जो पक्ष है, जो उसका दूसरा भाग है, वह है आर्गुमेंट बेस्ड ऑन रेमनिसियंस। रेमनिसियंस का अर्थ होता है स्मृति, मेमोरी। मेमोरी भी ज्ञान का ही एक अंग है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी मेमोरी में रिस्टोर हो जाता है। तो प्लेटो का कहना है कि जो विज्ञान नित्य हैं, उन नित्य विज्ञानों का ज्ञान जो आत्मा को पिछले जन्म में हुआ था, पूर्व जन्म में हुआ था, वह इस जन्म में भी रहता है, उसकी स्मृति बनी रहती है। क्योंकि वो विज्ञान का ज्ञान तो नित्य है, तो नष्ट तो हो नहीं सकता है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर विज्ञान नष्ट हो जाए और उनका ज्ञान नष्ट हो जाए। तो नित्य विज्ञानों का जो ज्ञान है, क्योंकि वो भी नित्य है, तो नित्य आत्मा के साथ वह इस शरीर में आ जाता है। तो इस तरीके से जो रेमनिसियंस है, जो हमारी स्मृति है, पूर्व जन्म की जो स्मृति है, वह भी आत्मा की अमरता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरी युक्ति है तत्वमीमांसी युक्ति। यहां पर प्लेटो ने कहा है कि आत्मा अपने स्वरूप के कारण ही नित्य और शाश्वत है, अजर, अमर, अविनाशी है। स्वरूप उसका क्या है? इसको हम कह सकते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम सिंप्लिसिटी। बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, अर्थात आत्मा सिंपल है, निरवय है, कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट नहीं है। ये बॉडी की तरह कई चीजों से मिलकर नहीं बनी हुई है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो सरल होने के कारण ये अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक यूनिट है, इसीलिए इसको आर्गुमेंट बेस्ड ऑन यूनिटी एंड सिंप्लिसिटी, एकता और सरलता पर आधारित युक्ति है। आत्मा का स्वरूप ही यह स्पष्ट कर देता है कि वो सिंपल है और वो अपने आप में एक यूनिट है, उसकी यूनिटी है।
दूसरा ये बताया कि जब हम भौतिक और आत्मा के बीच में भेद करते हैं तो कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट होने के नाते बॉडी डिविजिबल है, विभाजन इसका हो सकता है, लेकिन सोल सिंपल होने के नाते, इनऑर्गेनिक होने के नाते इंडिविजिबल है। और ये एक दार्शनिक सिद्धांत है कि जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वो नष्ट नहीं होती है। तो जहां भी सिंप्लिसिटी और यूनिटी है वहां पे इमॉर्टैलिटी है। इस तरीके से मेटाफिजिकल आर्गुमेंट के आधार पर भी प्लेटो ने आत्मा की अमरता का पोषण किया है या समर्थन किया है। तीसरी युक्ति है मॉरल युक्ति, जो इस जगत में न्याय की डिमांड है, डिमांड ऑफ जस्टिस, डिमांड ऑफ इक्वालिटी, डिमांड ऑफ फ्रीडम, समानता की, स्वतंत्रता की, न्याय की जो अपेक्षा है, यह एक नैतिक अवधारणा है और यह अपेक्षा आत्मा के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है, क्योंकि आत्मा ही करता है, वह न्यायप्रिय है, न्याय की स्थापना करना चाहता है, समाज में समानता की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि ज्ञान ही धर्म है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अधर्म कर ही नहीं सकता है, वो अन्याय कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो अपने आचरण के द्वारा न्याय की स्थापना करता है और ये नैतिक युक्ति के माध्यम से आत्मा की अमरता का समर्थन किया गया। तो ये तीन युक्तियां हैं जिसके द्वारा प्लेटो ने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया और स्थापित किया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने दर्शन में किस प्रकार विज्ञानवाद की स्थापना की और उसी संदर्भ में ही उन्होंने विश्व की उत्पत्ति की व्याख्या की, जीवात्मा के स्वरूप की व्याख्या की और विज्ञान स्वरूप शिव तत्व के स्वरूप की व्याख्या की, जो किस तरह सबका कारण है, सुप्रीम गुड है, सुप्रीम रियलिटी है, सत्यम शिवम सुंदरम है। और प्लेटो के दर्शन में एक दार्शनिक राजा की बात आई है। क्यों आई है? क्योंकि प्लेटो न्यायप्रिय समाज की बात करता था और वो मानता था कि जो दार्शनिक है वो ज्ञाता होता है, तो ज्ञाता अगर शासक होगा तो समाज में न्याय की स्थापना हो पाएगी, क्योंकि वो निर्लिप्त भाव से शासन करता है, वो अधर्म के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर नहीं चल सकता है। यही प्लेटो के दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय है। आगे इसके बाद हम लोग एक महान यूनानी दार्शनिक के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और वह है अरस्तु, एरिस्टोटल। आपने इतिहास में सिकंदर के गुरु के रूप में अरस्तु का नाम सुना होगा। ही वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका क्रोनोलॉजिकली पीरियड क्या था, किस समय वो हुआ था। और जहां तक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का संबंध है, ये तीनों शिष्य परंपरा में है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की थी और अरस्तु ने उस एकेडमी को ज्वाइन किया। उस एकेडमी में प्रारंभ में ही कहा गया था जो गणित को नहीं जानता है उसे इस एकेडमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी समय ही स्पष्ट हो गया था कि गणित और दर्शन के बीच एक अटूट संबंध है, क्योंकि दोनों में सिस्टम्स होते हैं, दोनों में एक्सियम्स होते हैं। अरस्तु यद्यपि प्लेटो का शिष्य था, लेकिन उसने आंख मूंद करके प्लेटो के दर्शन को नहीं स्वीकार किया। प्लेटो के दर्शन की तुलना में अरस्तु का दर्शन बहुत व्यापक है। वह केवल दार्शनिक ही नहीं था, उसका योगदान राजनीति के क्षेत्र में है, फिजिक्स के क्षेत्र में है, प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में है, नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में है।
उसके जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें फिजिक्स अर्थात पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मेटाफिजिक्स तत्व विज्ञान या दर्शन, और एथिक्स आचार विज्ञान, और आर्गनन जिसको कि तर्कशास्त्र हम लोग कहते हैं। ये 4 विधाएं हैं जिस पर प्लेटो का अरस्तु का अतुलनीय योगदान है। फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में, एथिक्स में और लॉजिक में। इसके साथ ही साथ अन्य विधाओं में भी अरस्तु ने अपना योगदान दिया है। जहां तक प्लेटो के दर्शन को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, अरस्तु ने सबसे पहले प्लेटो के दर्शन की समीक्षा की और उन्हें लगा कि प्लेटो का दर्शन एकांगी है, एक पक्षीय है। उन्होंने विज्ञान जगत को इतना महत्व दे दिया कि पदार्थ जगत बिल्कुल नगण्य हो गया। पदार्थ जगत को उन्होंने आभास मात्र मान लिया, मिथ्या मान लिया या असत कहा। यह ठीक नहीं है। अरस्तु का पूरा दर्शन ही उनके पूर्ववर्तियों के दर्शन का परिपक्व रूप है। वे एक समन्वयवादी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि हमारे ज्ञान प्राप्त करने के भी 3 साधन हैं। एक साधन है इंद्रियां हमारी जो हैं, जिसको हम लोग सेंस एक्सपीरियंस कहते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हमें होता है उससे हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है और वो बाह्य जगत विशेषों के रूप में हमें ज्ञात होता है, पर्टिकुलर्स के रूप में हमें ज्ञात होता है। दूसरे को उन्होंने पदार्थ विज्ञान कहा, जिसका कार्य होता है कार्य कारण के संबंध की स्थापना करना और विशेषों के आधार पर सामान्य की स्थापना करना, सामान्य की कल्पना करना। और तीसरा है जो तत्व विज्ञान है, मेटाफिजिक्स है। इसका काम होता है सत्य की स्थापना, सत्य का साक्षात्कार या तत्व दर्शन। या इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त होता है या बुद्ध के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, यह इंट्यूशन के द्वारा, अपरोक्षानुभूति के द्वारा, निर्वैकल्पिक अनुभूति के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त होता है। अगले लेक्चर में हम अरस्तु के दर्शन का विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। धन्यवाद।